जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अल्पसंख्यक के कल्याण की बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अल्पसंख्यक भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको भारत के संविधान ने संपूर्णता के साथ अधिकार प्रदान किया है। भारत के अल्पसंख्यकों पर जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है और राज्यों में जो सरकार की योजनाएं चलाई जाती है, आज उस पर हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं आप श्रीमान मुस्तफ़ा खान जी। आप भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी के प्रभारी भी हैं राज्य झारखंड के। उनके ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं पंकज कुमार सिन्हा जी। पंकज जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अल्पसंख्यक उन्नयन और कार्य योजनाओं पर आपकी नज़र रहती है। हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं आप श्रीमान गुलाम शाहिद जी। गुलाम शाहिद जी फारूकी तंजीम नामक उर्दू का अखबार है, उसके आप स्थानीय संपादक हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान आदिल रशीद जी। आदिल अवामी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तमाम जानकारों का, तमाम अतिथियों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मुस्तफ़ा जी, अल्पसंख्यक कल्याण एक बहुत बड़ा विषय है। भारत सरकार की इससे संबंधित कई प्रकार की योजनाएं भी हैं। तो इन योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे, इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी योजनाएं हमारी सरकार हम लोगों के लिए चला रही है। देखिए, जहाँ तक अल्पसंख्यकों का ताल्लुक है तो अल्पसंख्यकों के साथ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षा की समस्या है। बिल्कुल, हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। तो 2014 में जब हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। क्योंकि किसी भी कौम को अगर आगे बढ़ाना है, उसको समाज के मुख्य धारा में या विकास के मुख्य धारा में लाना है, तो उसको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने बहुत सारी शिक्षा की योजनाएं बनाई कि मुसलमान बच्चे शिक्षित हों, पढ़ें और वो देश के विकास में अपना योगदान दें। चूँकि पिछली सरकार में एक रिपोर्ट आई थी, आपको भी मालूम होगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। बिल्कुल, ठीक बात। जिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हिंदुस्तान में खास करके अल्पसंख्यक जो मुस्लिम हैं, जी, उनकी जो हालात है वो दलित से भी बदतर है। समाज के सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं। और मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये जो समाज के निचले स्तर पर लाए, उसके पहले जितनी भी लोग थे सरकार में, वो सारे लोगों ने जो किया उस पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। जी बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में जो सरकार आई तो उन्होंने इस पे गौर किया, प्रधानमंत्री जी ने गौर किया और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा पे फोकस किया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, जी, अल्पसंख्यक की शिक्षा के लिए तरह तरह से उनके लिए स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। क्लास 1 से लेके 10 तक, 10th के बाद +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, आप टेक्निकल एजुकेशन जैसे MBA हो, इंजीनियरिंग हो, उनके लिए स्कॉलरशिप। स्किल शिक्षा के लिए भी वो अलग से वो था स्किल के लिए। ये सारा चीज़ था हायर एजुकेशन के लिए, जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बच्चे, लेकिन वो पैसा के कारण, आर्थिक तंगी के कारण वो नहीं जा सकते थे पढ़ने। तो सरकार ने उसके लिए भी व्यवस्था किया कि हम उनको विदाउट इंटरेस्ट हम सहयोग करेंगे ताकि वो विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करें और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। तो इसका फ़ायदा भी मिला। और उसमें 30% मुस्लिम बच्चियों के लिए भी, अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए भी रिजर्वेशन था, आरक्षित किया गया। तो इन सारी योजनाओं का भी फायदा मिला और ये बीच में लीकेज ना हो, बिचौलिए ना आए, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था किया कि ये सारा ऑनलाइन, अगर किसी को स्कॉलरशिप करना है, लेना है, तो वो ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करता है, ऑनलाइन उसका सिलेक्शन होता है। सरकार का क्राइटेरिया है 50% या उससे अब मार्क्स होगा
वो उसमें एलिजिबल होता है। मतलब ये है कि इस योजना में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीमित भ्रष्टाचार उस हो। डायरेक्ट उस इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा आता है। बिल्कुल। तो बीच में किसी को डाइवर्ट करने का कोई जगह नहीं है इसमें। पंकज जी, जब अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो योजनाओं की बात करते हैं, तो जैसे मतलब मुस्तफ़ा जी ने कहा कि सरकार ने शिक्षा पर फोकस किया, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मदरसा शिक्षा, उसके लिए भी कुछ उन्नयन, मदरसा का भी आधुनिकीकरण हो, इसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई। और उसके लिए जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसमें अलग से प्रावधान है, बजट भी दिया गया जी। 10 करोड़ से अभी बढ़ते बढ़ते 60 करोड़ तक उसका बजट आया है। उस आधुनिकीकरण करने के लिए उसमें मदरसा में जो पढ़ाई होती है उसके अलावा जो आज के युग के हिसाब से जो आवश्यकता दीनी शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा जी, गुड, टेक्निकल शिक्षा भी, जिससे उनका विकास हो, स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए भी उसमें प्रावधान है। बहुत सारे योजनाएं इस सरकार में चल रही है, जिसका परिणाम अब धीरे धीरे दिखने लगा है। आज अभी हुनर हाट आप सब सुने होंगे। हुनर हाट वैसे समाज, मुस्लिम समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास उनका हुनर है, लेकिन उनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं था। उसका बाजार उपलब्ध कराने के लिए, बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस सरकार ने हुनर हाट का योजना बनाया। उसमें एक योजना उस्ताद, शॉर्ट में उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद के नाम से ये योजना चल रहा है। मुस्लिम समाज के इस पिछले 9 वर्षों में, खास करके इस मोदी जी के सरकार में शिक्षा के प्रति उनका लगाव कैसे हो, अधिक से अधिक उनका शिक्षा के प्रति उनका जो लगाव होना चाहिए, शिक्षा का उन पर काम किया गया। और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सा ऐसे हुनरमंद लोग हैं जिनके पास हुनर है लेकिन उनके पास बाजार नहीं था। उनके हुनर को और बेहतर कैसे किया जाए, बड़े बड़े जो संस्थान है, राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग संस्थान, ऐसे संस्थानों के साथ उनको कोलैबोरेट किया गया। मतलब पंकज जी, जो उनके पास में जो हुनर था, जो प्रोडक्ट था, उसके लिए बाजार उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो सरकार ने उसकी व्यवस्था की जी। बहुत अच्छा। जब हम मदरसा की बात करते हैं, उसके आधुनिकीकरण की बात करते हैं, दीनी शिक्षा के साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं गुलाम जी, तो ये आधुनिक शिक्षा मदरसा ये सरकार की एक योजना है, तो इसका कितना एक्सेप्टेंस है समाज के अंदर? सबसे पहले तो नवभारत मंथन में का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस विचार व्यक्त करने हेतु में जो मौका दिया जी। आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो सरकार के यहाँ बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जो अल्पसंख्यकों के कल्याण अर्थ शुरू किया गया जी। और उनमें सबसे एक बड़ी चीज़ है 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, इसके लिए बजाते वो बना दिए। उसी ये 15 सूत्री कार्यक्रम जो सूत्री समिति, ये क्या है, इसका क्या है? ये एक योजना है अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा। इसी में एक पॉइंट ये भी है, उसमें मदरसा शिक्षा को भी जोड़ा गया है। अच्छा। उर्दू के विकास हेतु स्कूलों को छोड़ा गया है। जैसे उसमें बताया गया है कि जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ सरकारी स्कूल मदरसा हो, और इसके लिए सरकार बहुत सा काम भी कर रही है। दुर्भाग्यवश ये होता है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या जनता उसको भली भांति जानती नहीं है, इसलिए उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता है जी। अगर देखिए, इसमें कहा गया है कि अभी प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य में भी ये मदरसा शिक्षा को लेकर आधुनिकीकरण की कई तरह के योजनाएं चल रही है जी। बिल्कुल ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावे वैसे गरीब माता पिताओं के लिए भी
सरकार ने कई योजना बनाई है, जिसमें कन्यादान योजना है। अच्छा, कन्यादान योजनाएं भी चल रही है हाँ, सरकार की, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद है और भी है कि यहाँ तक के कि अगर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अगर नेतृत्व करना चाहती हैं तो उनके लिए भी योजना है। यहाँ पर सरकार उनको प्रशिक्षित करने के लिए फंड भी देती है। अच्छा। और ये सारे चीज़ 15 सूत्री में बाइफर्केशन 1 by 1 कर दिया गया है। चाहे अब अगर हम विकास से हट के बात करते हैं सांप्रदायिकता की, तो उस संदर्भ में भी इसमें एक विशेष प्रावधान दिया है सरकार ने जी कि 15 सूत्री अगर सही तरीके से लागू कर दिया जाए और इससे लाभान्वित होने के लिए इसको बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगा। जी। अब मदरसा के बारे में आज के परिक्षेप में आप कह सकते हैं कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भेदभाव के सरकार का क्लियर कंसेप्ट है कि सबको शिक्षा मिले, सबको शिक्षा, सबको रोजगार मिले, सबका विकास हो। तो इस संदर्भ में सरकार तो काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शिकायत ये रह जाती है कि इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसका लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। अब जैसे कन्यादान योजना की हम बात करते हैं जी। तो इसके लिए आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र होगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र में हमको अप्लाई करना है जी। इसी में है क्या कि पढ़ाई के लिए बच्चा अगर जैसे इसमें 3-4 कैटेगरी है, एक एक किशोरी लड़कियां हैं, एक धात्री माताएं हैं और एक गर्भवती माताएं हैं। इन सारे चीज़ों के लिए भी सरकार ने एक केंद्र बना दिया जो आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ हम जाएं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और उससे हम बेनिफिट लें। यानी इसका जो प्रथम चरण है गुलाम जी, वो प्रथम चरण जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र से ही प्रारंभ हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और ये सरकार का एक बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, इसी 15 सूत्री में ये भी आता है। 15 सूत्री में ये कहा गया है कि मुसलमानों के, चूँकि अल्पसंख्यक के जब बात हम करते हैं तो इसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन चूँकि आबादी के हिसाब से देखते हैं तो सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का है। इसीलिए खुले तौर पर लोग ना बोल कर सीधे साधी घुमाते भी इसमें कि अल्पसंख्यकों के लिए। तो कौन अल्पसंख्यक के लिए? बौद्ध के लिए, जैन के लिए, क्रिश्चियन के लिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो भारत उसका नाम ही है कि नया प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति। अब उसमें क्या है कि उसमें स्पष्ट तौर के एक पॉइंट में ये दिया गया है कि जहाँ बहुल क्षेत्र है, किसका? मुसलमानों का, वहाँ एक शिक्षा केंद्र खोला जाए, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए। उस क्षेत्र में अगर थाना है तो वहाँ उस आबादी से संदर्भ में पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाए। हर तरह से सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यकों को हम भरपूर मदद करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकास के मार्ग पर लाएं, सशक्त करें। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि शिक्षा का अभाव कह लीजिए इसको, कि हम योजनाओं के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है जिसका लाभ हम नहीं ले पाते हैं। आदिल, मतलब जैसे गुलाम साहिद साहब ने कहा कि योजनाएं तो 15 सूत्री योजनाएं हैं और ये सारी की सारी योजनाएं सरकार के कागजों में, सरकार की व्यवस्थाओं में घूमती है और बहुत सारे लोग जो हैं उस योजना का लाभ भी उठा पाते हैं। लेकिन कहाँ सी कौन सी कमजोरी रह जाती है जिसके कारण में सामान्य लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं? सबसे पहले हम सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि नव भारत मंथन में मुझ जैसे नाचीज़ को बुलाए हैं। सर का शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये तो कि लाभ सरकारी स्तर पर मिल रहा है लोगों को और लोग ले रहे हैं। अभी हर घर में जहाँ बच्ची पैदा हो रही है, आंगनबाड़ी में जा करके सबसे पहले एक फार्म भर के आंगनबाड़ी सेविका को देती है कि मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है, तो उसके सुकन्या है और लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद हो गया सुकन्या के चलते, तो वो लोग उसका फ़ायदा उठ रहा है। लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठे उस पर भी
काम चल रही है सरकार का, लोग इसका फ़ायदा और समाज को मिल रहा है देखा जाए तो। इसका और ज़्यादा लाभ, जैसे आप अखबार के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की कोई खबरें आती है तो क्या आप इसको छापने का या दबाव में रहते हैं कि नहीं, छापते हैं? इस तरह के कोई अखबार में मेरे लिए खास करके अवामी न्यूज़ में या कोई भी उर्दू अखबार में सबसे ज़्यादा अगर जहां हम लोग को ये खबर मिल जाती है कि सरकार की कोई योजना को आवाम को फ़ायदा होने वाला, तो उसको हम हाईलाइट करके एक दो कॉलम को उसमें थोड़ा सा और लगा करके फ़ोटो दे करके, ताकि लोग इसको देखें कि ये है योजना क्या है और इसको कैसे कैसे मिलना है और ये फार्म कहाँ से भराएगा, पूरे चैन हम लोग जहाँ तक होता है कोशिश करते हैं सर बताने का। तो जहाँ तक होता है वहाँ कोशिश करते हैं कि अखबार के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, और ऐसे जहाँ तक हमको पता है लोग को बता देते हैं कि अभी लोग ज़्यादातर लोग लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ नहीं जानता है कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ से बनाना है। तो अपने स्तर अखबार से भी, अखबार के माध्यम से कि सबसे पहले जो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगना है, आप जाइए फार्म भरिए और फार्म भर करके दे दीजिए, नगर निगम से आपको मिल जाएगा। गैस का अगर आपको गैस का दिक्कत है तो आप फार्म भरिए, आपको गैस जो है उज्ज्वला योजना मिल जा रहा है। तो हर तरह का हाँ, क्योंकि अखबार के लोगों के साथ आम लोग भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, पत्रकारों के साथ, तो मुंह से भी प्रचार ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं सर कि जहाँ किसी को दिक्कत हो, अगर हमको मालूम है तो हर हाल में उसको बताते हैं। हम तो ले करके जाते हैं कई गैस योजना जो है, और लोग को नहीं पता है कि गैस जो है कहाँ से मिलेगा, सरकारी मोदी वाला गैस सिलेंडर, तो वह उसको लेकर अच्छा, ये योजना है मोदी वाला गैस? यही लोग के आम जबान में है कि मोदी वाला गैस सिलेंडर कहाँ मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आम फाम बात है। सोना जी, बड़ी अच्छी बात आदिल साहब ने कहा कि मोदी वाला गैस योजना। खैर, इस जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खास करके अल्पसंख्यकों में, और अल्पसंख्यकों का जो मुस्लिम समाज है उसमें सबसे बड़ी बात है भाषा का विकास। और भाषा के विकास में जो उर्दू का विकास है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सरकार की उर्दू से संबंधित बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है पूरे देश भर में। नहीं, सरकार की योजना तो चल ही रही है जी उर्दू एकेडमी है, सारे स्टेट में है, जी उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, उर्दू स्कूल है, उर्दू के टीचर भी हैं। लेकिन उर्दू पूरे देश में अगर नहीं बढ़ रहा तो उसके जिम्मेवार हम भी हैं। जी बिल्कुल, हमसे इत्तेफाक रखेंगे, उर्दू के दो हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम उर्दू सुनना तो चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कमी हमारे अंदर है, सरकार में नहीं है। हम दोस्त सरकार को दे दें, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा कि लोग कहते हैं उर्दू के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। हम कहते हैं आपने क्या किया, आपने कितना एप्लीकेशन लिख के उर्दू में दिया, आप तो आपने शुरू कीजिए। तो उर्दू का विकास के लिए सरकार पूरी तरह से ईमानदार है, और उर्दू के लोग जानने वाले जो हैं, जो उर्दू के कदरदान हैं, वो पढ़ भी रहे हैं। लेकिन हर कोई पढ़े जो मुस्लिम समाज में, हालांकि भाषा तो किसी मजहब का नहीं होता है। हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो मेरा एक दोस्त था हिंदू, वो उर्दू पढ़ता था, जबकि हम हिंदी पढ़ते थे। तो भाषा में जो चाहे वो पढ़ सकता है। सरकार की कोशिश बिल्कुल ईमानदाराना है। कमी हमारे अंदर है, समाज में थोड़ा सा इसको अवेयरनेस की कमी है। और अभी आदिल भाई भी कह रहे थे ना कि योजनाएं तो सरकार की हैं, कुछ लोगों को मालूम होता है, तो इसके लिए एक प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। मीडिया के लोग भी इसको प्रचार करें ताकि लोगों तक तो मालूम हो। हालांकि लोगों को मालूम हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। और अब तो हम देख रहे हैं कि पहले से बहुत बेहतर हैं। खास करके मुस्लिम बच्चियों को भी हम देख रहे हैं कि जब रिजल्ट देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि लड़की हमारी जो है टॉप कर रही है, फर्स्ट डिवीज़न कर रही है। पहले तो मिलता नहीं था खोजने से, अब तो IAS में भी ढूंढ लीजिएगा तो मुसलमान कैंडिडेट का संख्या अच्छा खासा है। बिल्कुल। तो ये हमको लगता है कि बहुत चेंजिंग आया है लोगों के कंसेप्ट में, और लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी मजबूरी सह रहे हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं। और सरकार का योगदान से हम इसमें इनकार नहीं कर सकते। सरकार पूरी ईमानदाराना कोशिश कर रही है। अब उसका लाभ हम कितना लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। हमको प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, जो लोग को जानकारी नहीं है उन तक भी हमको पहुंचाने की ज़रूरत है। और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अभी स्किल की बात हो रही थी, स्किल उन लोगों के लिए था जो आगे नहीं पढ़ सके, मैट्रिक पास करके पढ़ाई छोड़ दिया, तो उनको टेक्निकल कुछ जानकारी हो ताकि वो रोजी रोटी कमा लें। तो उनके लिए मैकेनिकल, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर पंप रिपेयरिंग और छोटा मोटा जो टेक्निकल शिक्षा है 6 महीने 1 साल का सरकार अपने खर्च में करा रही है। यहाँ रांची में भी कई जगह चल रहा है। और वहाँ से सीखने के बाद उनको ये
अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से 50,000 से लेकर हमको लगता है 25 लाख तक का लोन सरकार दे रही है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। लोग लोन लेकर के बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल और ठीक काम कर रहे हैं, तो सरकार कोशिश कर रही है। सवाल है कि हमको आगे बढ़ना होगा और उसका लाभ उठाना होगा। गुलाम साहब, उर्दू अखबार से भी आप जुड़े हुए हैं और उर्दू के प्रति आपका आग्रह भी होता है, विभिन्न मंचों पर आप उर्दू को लेकर के बोलते हैं और कई आर्टिकल भी आपने उर्दू के लिए लिखा है। सरकार की उर्दू से संबंधित कौन सी योजना है? सरकार के पास देखिए, अब हम उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड और दूसरे मुल्क राज्यों का जब हम स्टडी करते हैं जी तो उसमें हम अपने राज्य को बहुत पीछे पाते हैं। जी केंद्र से चला विकास की योजनाएं। अब देखिए, उर्दू अकेडमी के बाद अभी हमारे भाई कह रहे थे झारखंड में है ही नहीं है। जब से झारखंड बनी है आज तक नहीं है। तो केंद्र की सरकार हमारे लिए योजना राज्यों को दे रही है जी, लेकिन हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका फायदा दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आप अल्पसंख्यक वित्त निगम की भी बात आई, आप देख लिए वो भी यहाँ खाली है। यही चीज़ों को आप उत्तराखंड में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी सी कोताही रही है कि चाहे वो केंद्र की योजना हो, अगर योजना देती भी है तो उसका सही से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है ताकि जनता को उसकी जानकारी मिले और उसका लाभ वो ले पाए। ये तो हम लोगों का भी की ही तो कमी है। इसके लिए है क्या कि हमारे अखबार, चूँकि हमारा एक समुदाय के लोग जो उर्दू भाषी है जी, वो बड़ी कसीर तादाद में, अत्यधिक संख्या में उर्दू अखबारों को पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते। सरकार की योजना जितना हिंदी अखबार में विज्ञापन की शक्ल में आती है, वो उर्दू अखबारों में कहीं ना कहीं कमी उसमें देखने को मिलता है। अच्छा, इससे भी एक वंचित हम हैं। तो हम उर्दू अखबार स्पेशली इस पर एक 12 अगर पन्नों का अखबार है तो इसमें 1-2 पन्ना सिर्फ अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित जुड़े हुए मामले को लेकर हम उजागर करते हैं। विज्ञापनों का होना चाहिए था। तो उसमें भी विज्ञापन की कमी है। तो उर्दू को कहीं ना कहीं, आप उर्दू एकेडमी अगर आज होता तो उर्दू भाषियों को इसका लाभ मिलता, जो झारखंड में है ही नहीं है। उसी तरह से अल्पसंख्यक आयोग का बात कर लीजिए कि आज हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं, वो कहाँ पर जाके फंस जा रहे हैं। केंद्र तो भेज दिया, मोदी सरकार हमको भेज दिए, विकास की बात कर दिए, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा के लिए तो हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, चूँकि अल्पसंख्यक आयोग का गठन आज तक हुआ ही नहीं। तो इन सब चीज़ों पर सरकार जितना तेज़ी से योजनाएं जनता तक लेके जाती है, विशेषकर एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो योजनाएं बनाती है, उस पर वो उसको निगाह भी रखना चाहिए कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्थानीय स्तर पर भी इम्प्लीमेंटेशन नज़र होनी चाहिए। लेकिन है क्या कि सिर्फ योजना दे के हम सो जाते हैं, तो इससे तो कोई भली बात फ़ायदा नज़र नहीं आता है। पंकज जी, जैसे सोना जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के स्किल्ड की बात करते हैं, तो स्किल में जैसे उस्ताद एक योजना है, ऐसे ही स्किल की कौन कौन सी योजना सरकार के द्वारा? स्किल में एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत है। उसके बाद मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फाउंडेशन के तहत गरीब नवाज रोजगार योजना है, जिसमें बच्चों को अल्पकालिक रूप से भी और पूर्णकालिक रूप से भी उनको स्किल्ड किया जाता है। उनके लिए उनका उन्नयन हो, उनका स्किल का उन्नयन हो, उसका प्रयास किया जाता है। और उसके बाद राष्ट्रीय वित्त अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से उनको ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है कि जिससे वो अपने स्वरोजगार की ओर जा सके। इसके अलावा कुछ जो राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिस स्तर के उनको स्किल्ड किए हैं उस स्तर पर उनको जॉब भी उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास करती है। तो स्किल्ड जो योजना है उसका बहुत पिछले 9 वर्षों में अल्पसंख्यक समाज का ने बहुत अच्छा उसका लाभ लिया है। जो अभी 2021 तक का जो रिपोर्ट है वो 11 लाख
मुस्लिम युवक इसका लाभ ले चुके हैं और आज अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ, ये एक आंकड़े आए परिवर्तन हैं सरकार परिवर्तन सरकार की हुआ तरफ है। क्योंकि जब 2006 में यह मंत्रालय गठन हुआ उस समय और आज में बहुत विकास एक क्रम में विकास हुआ है इस पीरियड में। और 2006 में जहां 144 करोड़ इस मंत्रालय का बजट था, आज बढ़कर के 5000 लगभग 5000 करोड़ का इसका बजट है। तो इस पर काम हो रहा है और इस मंत्रालय के द्वारा, इनके योजनाओं के द्वारा जो अल्पसंख्यक समाज का विकास भी हो रहा है, तभी इसका लगातार इसका बजट बढ़ रहा है। दूसरा अभी जो अच्छा, इसमें सरकार उत्तरोत्तर बजट में वृद्धि भी कर रही है। 144 करोड़ से आज 2023-24 में 5000 करोड़, लगभग 5000 करोड़ का बजट है। तो इन 20 वर्ष भी नहीं, 15 वर्षों में इतना बढ़ोतरी हुआ है। तो इसका मतलब यह मंत्रालय सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है, अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। इसके अलावा जो पारसी समाज है अपना है, जिनकी जनसंख्या आज कम है हो रही है, उसके लिए भी एक योजना बनाई है सरकार ने कि जियो पारसी, जिससे उनका जनसंख्या बढ़े, उनमें भी विकास हो, जनसंख्या में विकास हो। विकसित तो है वो बहुत, लेकिन उनका जनसंख्या, वो विकास का जो एक पैमाना हो जाता है कि हम अपने जनसंख्या को नहीं बढ़ाते हैं, विवाह नहीं करते हैं, तो उसमें उनके परिवार को बढ़ाने का एक योजना बनाई कि पारसी समाप्त ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। तो इसलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं कर रही है और खास करके अल्पसंख्यक समाज के बच्चों का, युवाओं का स्किल्ड डेवलप हो, वो रोजगार से जुड़े, इस पर पिछले 9 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। एक जो सामान्य सभी के लिए जो चल रहा है उस योजना का भी लाभ लेते हैं, और खास करके अल्पसंख्यक बच्चों के लिए विशेष रूप से अलग योजनाएं हैं। दूसरा, शिक्षा पर जो अभी बात कर रहे थे कि 121 जिलों को भारत सरकार ने चिन्हित किया है, वहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय हो, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हो, सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय हो, वहाँ टेक्निकल कॉलेज हो उन जिलों में, क्योंकि वो ऐसे 121 जिलों को भारत सरकार ने चिन्हित किया है जहाँ पर अभी योजना बनी है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका परिणाम भी दिखेगा, इसका विस्तारीकरण भी होगा। मुस्तफ़ा जी, हमारे पास में कई अल्पसंख्यक कॉलेज, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हमारी सरकार की एक योजना जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या राज्य की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके कोचिंग की एक नए तरह से योजना चल रही है। ये योजना क्या है और किस प्रकार से काम कर रही है? देखिए, ये योजना इसलिए चल रही है कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम बच्चे बच्चियां हैं, पढ़ने में तेज हैं, उनके अंदर क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो महंगा कोचिंग नहीं कर सकते हैं जी। तो सरकार ने ये व्यवस्था किया है, हालांकि उनका वो टेस्ट लिया जाता है, 1-2 उसका ये है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है और सरकार जो कोचिंग की पूरा खर्च अपने पैसे से देती है जी। और वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं। और हमको लगता है कि पिछले 10 साल में अगर आप डेटा निकाल के देख लीजिएगा तो हर साल यूपीएससी के रिजल्ट में मुस्लिम बच्चों का और बच्चियों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है इसके बच्चियों पीछे का रीज़न वही है। और एक चीज़ मैं अगर जोड़ दूं, आप अगर 1 मिनट मुझे समय दे दें। बिल्कुल। शाहिद भाई ने कहा, देखिए सरकार योजना बना सकती है, केंद्र सरकार पूरे देश में उनका योजना चलता है, वो योजना राज्य को आता है और राज्य को अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। केंद्र की योजना है, पैसा भी केंद्र का है, लेकिन बहुत दुख हो रहा है मुझे इस बात को बोलते हुए कि वर्तमान राज्य सरकार जो है, उस विषय को हम लोग बाद में देखेंगे। योजनाएं जो हैं उस पर हम लोग गंभीरता के साथ चर्चा करें।
जो सरकार की योजनाएं चल रही है उस पर हम लोग गंभीरता के साथ चर्चा करें। शाहिद भाई, जो कोचिंग की योजना है उस पर काफ़ी देख रहे हैं कि बच्चियां भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। तो इसका क्या कारण है? बस इसका कारण यह है कि सरकार की जो योजना है कि उस सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उस पर निगरानी की जाए जी। उस पर एक क्या बोले, जैसे आप एक इसको इस तरह से समझिए कि छोटा बच्चा जब खाना नहीं खाता है तो माँ उसके सामने खाना रख के खड़ी हो जाती है, खा नहीं तो पीटेंगे, पिटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खा नहीं तो पीटेंगे, बच्चा डर से खाने लगता है। उसी प्रकार सरकार को एक कुछ चाहिए, सरकार तो योजना दे रही है लेकिन क्या वो योजना लाभार्थियों तक पहुंच पा रहा है? इस पर आज कड़ी निगरानी की जरूरत है। क्योंकि हमारे केंद्र हो या राज्य के हो, योजनाएं बेशुमार है, उनका गिनती हम नहीं कर पा सकते हैं, इतनी योजनाएं हैं। लेकिन है क्या कि वो एक एक लाभार्थी तक वो पहुँचे कैसे? अच्छा आदिल भाई, मतलब ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कोचिंग अपने झारखंड में भी कहीं चल रही है ये योजना, इसका लाभ मिल रहा है लोगों को? जैसे बारवारी कॉलेज में सुनते हैं कि इस प्रकार की कुछ योजना चल रही है। हाँ, इसका यूनिवर्सिटी में चल रही है। जी सर, इसका लाभ यहाँ झारखंड वासियों को भी मिल रहा है और रांची के ज़्यादातर जो हर जिला के लोग यहाँ आकर, चूँकि ये राजधानी है और लोग आकर के यहाँ पढ़ते हैं, तो कई जगह मड़वाड़ी में है, जेवियर में है, कई जगह इस योजना चल रहा है सर, और इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हम सर एक योजना के बारे में आपको बताते हैं, आयुष्मान कार्ड, जिसको गोल्डन कार्ड बोलते हैं। जी, गोल्डन कार्ड, जी बिल्कुल। तो गोल्डन कार्ड का सर हम चूँकि कई सामाजिक संस्था से है, जैसे मरकज़ी मजलिस उलमा और जमीयत उलमा से हम खुद जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप काफ़ी जगह से जुड़े हुए हैं। दरगाह कमेटी से है, आम जनता हेल्प। तो आता सर होता क्या है कि आयुष्मान कार्ड अब हम बनाएं कैसे? तबीयत खराब हो गया, लोग जानते नहीं हैं, तो जहाँ भी यहाँ 10 जगह कहीं भी फार्म आ गया तो उसको ले जा करके उसका आधार कार्ड और ये राशन कार्ड सर दोनों ले जा करके एथी में देते हैं। 70 रुपया लेता है, निकाल करके देता है, उसको हाथ में देते हैं, खुश हो जाता है। उसको पता नहीं कि हमको जाना कहाँ है, और वक्त जो लगता है सर उसमें घबरा जाते हैं कि नहीं वहाँ इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, कैसे जाएंगे, या परेशान हो जाएंगे। और फिर वो जो है दलाल के चक्कर में आ जाते हैं, जहाँ 70 रुपया लगना है वहाँ 700 मांग लेता है। तो इससे भी लोग परेशान हो जाते हैं। और आयुष्मान कार्ड सर हम अपने जानकारी के हिसाब से हमको लगता है कि 70 से 80 आयुष्मान कार्ड लोगों को बनवा के दिए हैं, खुद बनवा करके, खुद बनवा के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और खुद बनवा के दिए और लोग उससे ऑपरेशन करवाए हैं सर, कोई हर्निया का, कोई अपेंडिक्स का, तो कोई कुछ का, उसका काफ़ी लाभ लोगों ने उठाया है आपके माध्यम से। बहुत अच्छा। और ज़्यादातर हम जो है संस्था जुड़े हुए तो आ जाता है, तो आदिल जरा से देख लीजिएगा, तो हम देख लेते हैं। चूँकि हम संस्था में सबसे छोटे भी हैं और छोटे को ज़्यादा काम देखना पड़ता है, इसलिए देखते हैं। और सर हमको याद है कि लाल कार्ड के लिए लोग घंटों घंटा इंतज़ार कर रहे हैं, काहे दिया हुआ चला गया, तो कुछ बोल करके, कुछ सर से मिल के, सर ये ज़रूरी है, इसका ऑपरेशन करवाना है, इसका यहाँ तबीयत खराब, कुछ सिफारिश करके कहीं गए, सर से मिल लिए। तो हमको लगता है 12-15 कार्ड सर हम लाल कार्ड हम खुद बनवाएं, खड़ा हो करके या सर से बात करके कि सर इसको कर देना है, ये ज़रूरी है। तो फ़ायदा पहुंच रहा है सर लोगों को, बेइंतहा फ़ायदा पहुंच रहा है। लोग आयुष्मान कार्ड से इतना खुश है कि बताया नहीं जा सकता है। लगता है आदिल कि एक चीज़ की बड़ी वो है कि जो लोग जानकारी के अभाव में दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और परेशान होते हैं। तो एक कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए सामाजिक स्तर पर जो इसको इम्प्लीमेंट करावे। क्या लगता है आपका? बिल्कुल, बार बार हम वही कह रहे हैं जी कि सरकार को एक ऐसा एजेंसी डेवलप करना चाहिए जो इस पर निगरानी रखे। जी, आज आयुष्मान कार्ड की इस योजना की शुरुआत भी इत्तेफाक बोलिए कि रांची के सरजमीन से ही हुआ। मोदी जी यहीं आके इसकी शुरुआत की है, घोषणा यही की है। और आज पूरे भारत के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी तरह से कई उज्ज्वला विकास योजना देख लीजिए, यहीं से, हाँ बिल्कुल, नल जल घर योजना देख लीजिए। बिल्कुल। लेकिन हमने ये कहना है कि सरकार तो बड़ी मेहनत से योजनाएं लाती है, देती है। हम फिर बार बार यही आती है कि भाई ये जनता तक, प्रत्येक जनता तक ही पहुँचे कैसे, इस पर एक सरकार को किसी एजेंसी के थ्रू इस पर निगरानी करना चाहिए ताकि इसका 100% वो फ़ायदा उठा सके। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है।
ऐसे जैसे इन्होंने कहा कि अंजुमन से जुड़े हुए हैं, दरगाह कमेटी से जुड़े हैं, ऐसी बहुत सारी कमेटियों से आदिल आप जुड़े हुए हैं, आप भी कई कमेटियों से जुड़े हुए होंगे। तो एक अपने स्तर पर ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई संगठन, ऐसी कोई एजेंसी क्यों नहीं डेवलप किया जाता है जो लोगों को इस काम को करके दिलवावे? देखिए, उसके लिए तो सामाजिक संस्था को ही आगे आना होगा। जी बिल्कुल। सरकार तो योजना बना दी, अब सरकार हर चीज़ कर दे, एजेंसी सरकार का अपना है, वो मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन जो हमारा सामाजिक संस्था है उनकी भी जिम्मेदारी है कि उस पर वो गौर करें। जैसे आदिल भाई ने कहा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो हम जैसे इन जैसे लोगों को भी जिम्मेदारी है कि भाई शाहिद भाई हैं कि लोगों को नहीं है तो हम जाके उनके साथ खड़ा हो जाए, उनकी मदद करें। और हम भी कहीं कुछ, जैसे आदिल आपने कहा हम कि लोग करते हैं जी करते हैं। और अभी आपने कहा था कि देखिए, पार्टी चाहे सरकार किसी की भी हो, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी नीयत को देखा जाता है। आज केंद्र में सरकार मोदी जी की है, लेकिन मोदी जी के किसी योजना में कहीं भी कोई भेदभाव है अल्पसंख्यक का, बहुसंख्यक का, हिंदू का, मुसलमान का? अभी अगर आयुष्मान कार्ड अगर हिंदू को मिल रहा तो मुसलमान को भी मिल रहा। मैं तो गया था संथाल परगना, तो मैं गया था तो वहाँ पे देखा कि 200-300 मुस्लिम महिलाएं आई हुई हैं। क्यों? कि हम गए थे, हम अध्यक्ष थे उस वक्त, तो हम मिले तो बोले नहीं भैया, हम लोग का कच्चा मकान था और आप लोग पक्का दिलवा दिए, झोपड़ी में रहते थे। तो वहाँ सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को हुआ है। तो सरकार बिल्कुल सरकार के द्वारा ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के योजना है। साथ सारी योजनाओं सरकार ला रही है, उसका लाभ सभी को मिल रहा है, सभी समाज को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों के चलते उसको हम फैला नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग भ्रम फैला के समाज को दिग्भ्रमित कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग आगे आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई ये योजना है, इसका आप लाभ उठाइए। अपने स्तर पर हमने क्या किया इसके लिए? इन योजनाओं को सरजमीन पर, योजनाओं को धरती पर उतारने के लिए सरकार तो है ही, देखिए, हमने अपने स्तर देखिए, पर क्या? मैं अपने स्तर की बात करता हूँ। जी। सामाजिक संगठन से हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम एक पॉलिटिकल संगठन से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक विंग है पूरे झारखंड के अंदर में, और केंद्र से सारी योजनाओं का डिटेल्स मेरे पास आता था केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। जी सारे राज्य को जाता होगा, जहाँ जहाँ उनका देश में पूरे हर जगह, और हम लोग हर जिला में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इवन ब्लॉक मंडल तक, और लोगों में अवेयरनेस लाते थे। उसका फ़ायदा हुआ, लोगों को ज़्यादा जानकारी हुई और ज़्यादा फ़ायदा मिला। अभी आप अगर डेटा निकालिएगा तो उसका लाभ अच्छी तरह से लोग ले रहे हैं। अभी कुछ लोग बचे होंगे, तो धीरे धीरे जानकारी हो रही है, अभी आ रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिल रहा। तो परिस्थिति बदली है, लोगों का अपना एक ये भी चेंज हुआ है पहले से की तुलना में। और अभी फ़िलहाल में चूँकि यहाँ भी जो सरकारें यहाँ पे हैं, उनकी उदासीनता के कारण बहुत सारा चीज़ बहुत रुका अच्छी हुआ बात है। है। उदासीनता की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पंकज जी, जब हम सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, जब सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो योजनाओं का, जैसे अपने गुलाम शाहिद भाई ने कहा कि योजनाएं तो है और योजनाएं चल भी रही हैं, लेकिन योजनाओं को सरजमीन पर उतारने के लिए एक सोशल कंट्रोल, सामाजिक कंट्रोल की ज़रूरत है। समाज के स्तर पर इसको कैसे इसका अवेयरनेस किया जाए? सामाजिक जो कंट्रोल है और समाज का जो भागीदारी होनी चाहिए, वो अल्पसंख्यक समाज के अंदर में है। इसका परिणाम आपको किसी भी योजना में अल्पसंख्यक पार्टिसिपेशन जो है, अल्पसंख्यक समाज का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक है, अच्छा है, संतोषजनक है, और नीचे तक जाए इसका प्रयास हो रहा है। जैसे अभी आयुष्मान योजना के बारे में बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना कब याद आता है? किसी भी अल्पसंख्यक समाज हो या बहुसंख्यक समाज हो, जो भी इस योजना के अंतर्गत है, कब याद आता है? जब उनके घर में बीमारी आती है, वो पहले से अपना कार्ड नहीं बनवा के रखते हैं। तो उस समय जब आपके पास कोई पहले से विपत्ति हो, तो एक नया काम करने में आपका मन जो है वो विचलित होता है। उस समय वो दलालों के चक्कर में पड़ते हैं, और आप सरकार की एजेंसियों को आप कोसते हैं। जबकि आपके पास पहले से आपकी जानकारी है, आपके बगल में लोग आप देखे भी हैं कि उसके घर में आयुष्मान के माध्यम से उन्होंने इलाज कराया, लेकिन वो आप अपना तब बनाएंगे जब आप बीमार होंगे।
तो एक जो कहावत है ना कि भोज के समय कोहड़ा रोपने का, ये कहावत यहाँ चरितार्थ होता पूरे है। भारत में है, भारत सभी में समाज चरितार्थ में है होता है, ये। सभी समाज में है। अब इसलिए समाज के लोगों के द्वारा ही इस योजना को जो भी योजना भारत सरकार की चल रही है वो समाज का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो ये योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा ही नहीं। आज कोई भी योजना, दूसरी बात कि भारत सरकार का जो डायरेक्ट कनेक्शन लाभार्थी के पास है, भारत सरकार और जिनको लाभ लेना है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका लाभ भारत सरकार भी ले रही है, और स्थानीय जनता भी स्थानीय उसका लाभ जनता उठा भी रही ले रही है। बिल्कुल। इसलिए बीच के जो लोग होते थे पहले, जो दिखते थे हर चीज में, वो घटा है, कम हुआ है, या यूं कहें समाप्त हो गया है। तो इसलिए समाज के लोग भी जागरूक हुए हैं। आज अभी जैसे आदिल भाई ने बताया कि 90, तो ये इनका संस्था बहुत लोगों को का सहयोग किया होगा। ऐसे कई एक संस्थाएं हैं जो काम कर रही है लेकिन वो कहीं भी नहीं आ रही है, वो कोई अखबार में नहीं आती है, कोई मीडिया में नहीं आता है, लेकिन वो काम लगातार कर रही है। इसलिए समाज की भागीदारी बढ़ी है, और किसी भी योजना में, भारत सरकार की किसी भी योजना में अल्पसंख्यक समाज का भागीदारी बहुसंख्यक समाज से ज्यादा है। और इसका मतलब है कि वहाँ ज्यादा अवेयरनेस है। बिल्कुल ठीक बात है। अवेयरनेस के साथ इस पर एक चीज़ हम और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो योजना का लाभ लेने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत हार्ड है। वो भी हार्ड है थोड़ा। मिसाल के तौर पर अगर हमको एक मामूली सा कन्यादान योजना का फ़ायदा हमको लेना है, तो अब उसमें जो है, जो दस्तावेज, जो कागजात मांगे जाते हैं जी, उसको बनाते बनाते शादी का समय निकल जाता है। तो सरकार को भी ये चाहिए कि थोड़ा जो प्रोसेस है उसमें कमी लाए, प्रोसेस को और आसान किया जाए। इसको आसान तो किया गया है, लेकिन क्या इतना क्या भारी आदिल, है। इसको और कैसे आसान किया जा सकता इस है? पर भी गौर करना और चाहिए। आसान किया जा सकता है सर, कुछ कागज़ के माध्यम से कि ये कागज़ अभी कि ये कागज़ नहीं दिए तो भी चलेगा। अभी एक प्रॉब्लम हुई सर, अभी हम जो बना रहे थे आयुष्मान कार्ड जी, उसमें सरकार का एक था कि स्पेलिंग सर हम लिखते हैं ADIL आदिल, और जो है उसमें कर दिया है लाल कार्ड में AADIL। अब दोनों में है, अब आयुष्मान कार्ड बनेगा ही नहीं सर। इसीलिए अब दोनों में से प्रोसेस किसी में एक तो सुधारना होगा। तो ज्यादातर मुस्लिम में क्या है ना सर कि स्पेलिंग नहीं देखते हैं, साहब मेरा नाम लिख दीजिए, वो तो लिखा गया नाम, लेकिन स्पेलिंग की वजह से फिर मार खा जाते हैं। और फिर उसको सुधारने में अभी लग रहा 50 रुपया, अब उसको सुधारने में लगेगा 500 रुपया। अब बोलेंगे कि साहब ये तो सरकार की गलती है। सरकार की गलती नहीं है, गलती जो है टाइपिस्ट किया है, और सरकार जो है बदनाम हो रही हैं। या तो टाइपिस्ट वाले पूछ लेते हैं कि आप क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं, वो लिखते नहीं हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम को कैसे आसान किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए? स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो सर ये जो ज़्यादा डाटा एंट्री जो लोग करते हैं उसको ही, या तो जो मुस्लिम नेम आते हैं वो मुस्लिम ही को बैठाया जाए, क्योंकि मोहम्मद लिखना है, कोई MU लिख देता है, अब उस आधार कार्ड में MO है, तो उस तरह का स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, या तो उसको जो है मुस्लिम का फॉर्म को मुस्लिम ही भरे, वो जाने। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है और नहीं तो उसको ट्रेंड करके बिठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा कहना इसी था पर सर, हम इसको घूम के ट्रेंड फिर वही आ जाते हैं कि 15 सूत्री कार्यक्रम में एक पॉइंट ये भी है, भाषा के विकास, भाषा का विकास, भाषा के विकास पर भी जोर दिया गया। मतलब उस क्षेत्र में है क्या कि अगर उर्दू भाषी है तो हिंदी भाषी को भी साथ में बैठावे तो कम से कम नाम तो दुरुस्त होगा। नाम तो दुरुस्त होगा। अब एक योजना को लेने के लिए हमको पड़ता है स्थानीय प्रमाण पत्र लेना। आप है क्या कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है, कई तरह का है। अब उसको जन्म प्रमाण पत्र बनाने में ही 3 महीना लग जाता है। तो अगर इस सारे प्रोसेस में थोड़ी सी आसानी पैदा कर दें। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 3 महीना कब लगता है? जब आप देर से बनाते हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है उससे उसके बाद आप जब बनाते हैं तो आपको पैसा भी ज्यादा लगता है, लगाना होगा और लिखवाना होगा, और आपको बनने में भी टाइम लगता है। देखिए सभी समस्या का सरकार का गाइडलाइन है कि आप जन्म के साथ में आप
21 दिन के अंदर 21 दिन सरकार के का है कि अंदर 21 में दिन आप के अंदर आप कर जब लीजिए। करते हैं नहीं, तो सरकार की का ये गाइडलाइन है कि जन्म होने के 21 दिन के अंदर आप एंट्री करवा जी, लीजिए जी, जी, जी। और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, और वो 4 से 5 दिन में आ जाता है सर। और 21 जैसे दिन ही में जैसे 21 कि- दिन के बाद होगा तब 3 महीना लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवेयरनेस की भी Awareness नहीं, कमी है। awareness जैसे की- मुझे ही ये पता नहीं था अभी 21 अभी दिन बहुत अच्छी बात आपने बताया। अवेयरनेस की कमी कम है, यहाँ पर स्वार्थ ज़्यादा है। स्वार्थ क्या ज़्यादा है कि मैं अभी बनाने से हमको बाद में यदि एज कम बच्चे करना एज रहता है। कम करना होगा, ये इशू है सर। एज कम कराना होगा, मेरा बच्चे का अभी स्कूल में एडमिशन यदि समय पर नहीं होगा, उसके बाद फिर एज कम कराने में दिक्कत होगा। इन सब कारणों से अपने स्वार्थ में ज़्यादा लोग फंसते हैं। अवेयरनेस तो है कि हमको बनाना है, कहाँ से बनेगा, शहर के पंकज लोगों जी, को। स्थान को उत्तर छात्रवृत्ति लेने में जी जितना परेशानी अभी करना पड़ा कि उसका समय निकल गया, बच्चा को हम वो छात्रवृत्ति नहीं दिला पाए जो प्रोसेस इसमें है। हाँ, उसके आप तो स्वयं भुक्तभोगी हैं। भुक्तभोगी हैं बिल्कुल। कि अभी हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसमें समय सीमा दिया जाता है। अब उस समय के सीमा के अंदर हमको कार्यालय से वो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। इनकम सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर भी आप अवेयरनेस की तो बात कर रहे हैं, हम में अवेयरनेस है तभी तो हम गए सर्टिफिकेट अप्लाई करने हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस जो सरकार बनाई है, इसमें थोड़ी हम चाहते हैं कि आसान किया जाए, इसको नर्म किया जाए, ताकि और ज़्यादा बेनिफिट लोग हो सके। नहीं, इतनी सी इसमें बात जो एक जिसका एक बार इनकम सर्टिफिकेट बन गया है, उसका जो 1 साल के लिए 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, इसको आप मतलब कि इसको इसका वैलिडिटी बढ़ाना चाहिए सरकार को। वो सर्टिफिकेट बिल्कुल, का बिल्कुल। वैलिडिटी बढ़ाना चाहिए। कम से कम 1 साल मुद्दत होनी चाहिए सर। 6 1 महीना में साल क्या है 2 कि- साल जो भी सही हो उस हिसाब से करना चाहिए। नहीं तो इससे नुकसान तो होता है। 6 महीने में चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे यहाँ का जो आदिवासी समाज है, या जो भी सर्टिफिकेट बनता है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सभी 6 महीना के लिए ही वैलिड है। जबकि 6 महीना के लिए वैलिड है, जबकि हम जब किसी का हम आय जोड़ते हैं तो पूरे साल का जोड़ते हैं। हाँ, साल का जोड़ते साल का जोड़ करके बनाते हैं, तो कम से कम ये होना चाहिए 1 साल का कि साल की 1 मुद्दत साल होनी के चाहिए लिए सर, बिल्कुल। ये योजना ये सर्टिफिकेट वैलिड ये सर्टिफिकेट बनाने में सर आपको हमको लगता है 1.5 महीना लग जाता है। फॉर्म जमा कीजिए, उसके बाद इंतजार 25 दिन के बाद सारा कुछ होगा। देखिए, सारा हम कुछ में दूसरे 1.5 महीना लग गया। हम दूसरे जिला के थे, आकर रांची में हम नौकरी करने लगे, यहाँ मेरा बच्चा पैदा हुआ। अब हम इसको सर्टिफिकेट बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो उसमें मांगा जा रहा है खतियान। तो अब हम कहाँ से लावेंगे? यहाँ तो हमारा खतियान नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। रहने वाले आप लोहरदगा के हैं? हाँ, हम बाहर के हैं। बिल्कुल। यहाँ हम दाल रोटी के लिए यहाँ सर्विस कर रहे हैं, या बच्चा यहाँ पैदा यहाँ पढ़ा। अब हम जब उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र लेने के लिए गए, जन्म प्रमाण पत्र ले गए, तो आप मांगते हैं कि खतियान लाइए। तो हम खतियान यहाँ पर कहाँ से देंगे? अब खतियान खोजने में हमारा समय लैप्स कर जा रहा है। नहीं, आवासीय जो स्थानीय जो आवासीय बनेगा, उसमें तो खतियान की आवश्यकता है। ये देखिए, विषय ये नहीं है कि हमको कहाँ से क्या करना है, विषय ये है कि इसको कैसे सरल बनाया जाए। सरल बनाया जाए, बिल्कुल। जैसे तैसे करके हमने तो योजनाओं का लाभ जैसे तैसे करके ले रहे हैं अभी, लेकिन समस्या यहाँ ये हो रही है कि कुछ लोग जैसे तैसे में पास हो जा रहे हैं और कुछ लोग जैसे तैसे में फेल हो जा रहे हैं। जैसे हमारे गुलाम साहिद साहब ही हैं, इनके साथ ही प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए हमको किसी न किसी रूप में इस योजना को सरल किया जाए। सोना जी, जब योजनाओं की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात होती है सामाजिक प्रतिष्ठा। बिल्कुल। सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो आज के समय में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों का बढ़ा है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे बढ़ रहा है सामाजिक प्रतिष्ठा? देखिए, सामाजिक प्रतिष्ठा इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, जी, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब परिवार खुशहाल होगा, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार रहेगा, तो प्रतिष्ठा भी समाज में आपका बढ़ेगा। और ये सारा कुछ सरकार की योजनाओं के थ्रू ही हो रहा है। जो लोग पहले
मजदूरी करते थे, अपने बच्चों को मजदूरी में लगाते थे, आज वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा पढ़ के कहीं नौकरी कर रहा, नहीं तो अच्छा बिजनेस कर रहा। तो इसका मुख्य कारण है। और ठीक है, सरकार की योजनाओं में बहुत सारा, चूँकि सरकारी प्रक्रिया है, उनका काम, सरकार का काम करने का एक अपना तरीका होता है, जी बिल्कुल। थोड़ा जटिल उनकी फाइल होती है, उसमें समय भी लगता है, लेकिन उसी में चल भी रहा है और लोग उसी में काम भी कर रहे हैं। कुछ सरकार को भी उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है और कुछ आम नागरिक को भी अपने आदत में सुधार लाने की ज़रूरत है। दोनों मिलके इस जो जटिल समस्या है उसको, मतलब समाज को सोचना है, इसके बिल्कुल साथ सोचना है। समाज को सोचना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा में, सामाजिक सरोकार में हम कहीं न कहीं सामाजिक सरोकार में हम कहीं न कहीं अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। आज कल तक जो व्यक्ति एसी ठीक कर रहा था और एसी ठीक करने के कारण उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ी कम थी, आज उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एकदम बढ़ गई है, वह स्किल्ड हो गया है और इसके कारण समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो क्या इस सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हम सरकार की योजनाओं और सरकार का जो दृष्टिकोण है उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? कुछ हद तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जी। क्योंकि सरकार पहले ही हमको योजनाएं दे दी है। कमियां ये जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते हैं कि हम उस सिमत में आगे बढ़ने का एक ललक हमारे अंदर होना चाहिए। जी कल हमारे बच्चे टायर पंचर बनाते थे, जी। आज उन्हीं के परिवार के बच्चे डॉक्टर भी हैं। तो ये श्रेय कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट जाता को है। दिया है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात, इसलिए हम पहले ही कह दिए कि सरकार को हम नहीं पहुंचा सकते। सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमें दे रही है, लेकिन हम उसका लाभ उतना नहीं कर पा रहे जितना हमको मिलना चाहिए। सामाजिक सरोकार में आदिल हम कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित हो रहे हैं, प्रभावशाली हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं की भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सरकारी योजना का बहुत अहम भूमिका, अगर देखा जाए तो बहुत अहम भूमिका है। लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ाई की है, छात्रवृत्ति मिला है हम लोग को, खुद स्कॉलरशिप लेकर के हम लोग आप पढ़ाई खुद किए। स्कॉलरशिप प्राप्त जी, हैं, जी, बड़ी प्राप्त अच्छी है बात है। स्कॉलरशिप। और जब हम ग्रेजुएशन की उसमें स्कॉलरशिप मिला, एमए की उसमें मिला, जर्नलिज्म की उसमें मिला। तो ये अगर नहीं मिलता तो हो सकता है हम यहाँ नहीं बैठ पाते सर। बिल्कुल ठीक बात है। ये सरकार की ही योजना का फायदा है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। तो सामाजिक सरोकार, सामाजिक प्रतिष्ठा में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का ही प्रतिफल है, श्रेय दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा श्रेय सरकार की योजनाओं का है, सरकार के अच्छे नियत का है। अगर सरकार गंभीरता से चिंतन नहीं करती अल्पसंख्यकों के लिए, उनके लिए इस तरह की योजना नहीं बनाती, तो हमको नहीं लगता है कि उनके अंदर इतना डेवलपमेंट आता। आज अगर बाप पंचर बना रहा तो उसका बेटा कहीं अच्छा अफसर है, अगर ये हम सुन रहे हैं तो सरकार की बहुत बड़ा उस योजना का फायदा उस बच्चे को है। और आत्म स्वाभिमान, आत्मबल में भी विकास हुआ है। आत्मबल में निश्चित विकास होगा। अगर मान लीजिए कि हम मजदूरी कर रहे हैं और मेरा बेटा अगर अफसर बन जाएगा तो समाज तो हमको ऐसे भी सर पे बैठा लेगी। सोना जी, बन नहीं जाएगा, बन गया है। मेरे घर में 4 डॉक्टर हैं। भाई, हम 10 का एग्जाम्पल देंगे वो अलग है। हम कह रहे हैं कि जब लोग का इस तरह का होगा तो नेचुरली है कि समाज उसको प्रतिष्ठा देगी और मान सम्मान मिलेगा, और मिल रहा है। अच्छा, हम एक और अब हम लोग उत्तरार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं कार्यक्रम का। एक विषय काफ़ी हम कैसे इसको देख रहे हैं, इस चेंज को, इस परिवर्तन को, गुलाम भाई, शाहिद गुलाम, किस इस चेंज को हम कैसे देख रहे हैं, एनालाइज कैसे कर रहे हैं इसको? इस चेंज को तो हम लोग देख रहे हैं, सामने आ रहा है कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। कल हमारे बच्चे, हमारे परिवार, और आज हम कितना आगे बढ़ गए। और ये सारा कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से मिलने वाले शिक्षा के आधार स्वरूप आज हम इस क्षेत्र को पार कर आगे बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगता ही है कि हमारा विकास पहले के बाद इस पर ज़्यादा हुआ। विकास हुआ है और इसको हम देख रहे हैं। आदिल जी, कम शब्दों में देख रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं? हम तो जो है सर,
100 में 99% हम विकास देख रहे हैं, और हमको लग रहा है कि अपने घर से ही, जिस घर में हम पले बढ़े हैं, उसमें बेइंतहा परिवर्तन दिख रहा है। सोना जी, आप बेइंतहा परिवर्तन दिख रहा है आदिल भाई को। बिल्कुल बिल्कुल आदिल भाई सही कह रहे हैं, बेइंतहा परिवर्तन दिख रहा है। अब जहाँ भी चले जाइएगा मुस्लिम क्षेत्र में, आपको उनके घरों में चेंजिंग मिलेगा, उनके रहन सहन में फ़र्क मिलेगा, उनके बातचीत में फ़र्क मिलेगा। ये सारा परिवर्तन अगर आपको देखने को मिलेगा तो सरकार के योजनाओं के थ्रू, और सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम किया है उससे इनको जो रोजगार मिला है। पंकज जी, आप कैसे इसको देख रहे हैं? अल्पसंख्यक समाज का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास का एक क्रम बढ़ चला है और आगे बढ़ता उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। अल्पसंख्यक समाज का जो विकास है वो उत्तरोत्तर चलता रहेगा। आने वाली पीढ़ी इसका उदाहरण बनेगी, और अपने घर से हम इसको देख रहे हैं। हम जो देख रहे हैं वो परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं, और इस परिवर्तन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। आज का ये विषय अल्पसंख्यक कल्याण पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप तमाम जानकार अतिथि हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद। हम ऐसे ही विषय को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जोहार।